हेलो गाइस, आज हम फोर्थ चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल पढ़ने वाले हैं, जिसकी राइटर है नेथाली ट्रोब्रॉय। लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग में से लिया गया एक सर्ट है, जिसको थोड़ा सा एडिट किया गया है। तो गाइस, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इस चैप्टर के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है। इस चैप्टर में दो तरह के आर्ट फॉर्म को दिखाया गया है। एक तरह का आर्ट फॉर्म जो है वो एशियन आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा आर्ट फॉर्म यूरोपियन आर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों आर्ट फॉर्म में क्या सिमिलैरिटी है, क्या कंट्रास्ट है, ये दिखाने की कोशिश इस चैप्टर के द्वारा की गई है। गाइस, इस चैप्टर के अंत में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। A wonderful old tale is told about painter Wu Daozi who lived in 8th century। वू दाओजी पेंटर के बारे में एक बहुत ही पुरानी अद्भुत कहानी सुनाई जाती है। ये वू दाओजी 8th सेंचुरी में रहता था। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Zhongzong to decorate a palace ball। उसकी जो आखिरी पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप था। लैंडस्केप जो है वो एक ऐसी पेंटिंग होती है जो नेचुरल ब्यूटी को डिपिक्ट करती है, दर्शाती है। तो उसकी आखिरी कलाकृति एक लैंडस्केप था, जो कि तैंग एम्परर ज़्वांगज़ोंग के द्वारा अपनी महल की दीवार को डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए उसे बनाने को कहा था। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। अब इस पेंटर ने क्या किया था कि अपनी कलाकृति को एक स्क्रीन के पीछे ढक दिया था, ताकि सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल सम्राट ही उसे देख सके। फॉर अ लॉन्ग व्हाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। और जब ये पेंटिंग सम्राट को दिखाई गई तो लंबे समय तक उसने इस अद्भुत दृश्य की प्रशंसा की, जिसमें उसने डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसमें उसने जंगल देखे, हाई माउंटेन देखे, वाटरफॉल्स देखे, झरने देखे, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, विशाल आसमान में लहराते हुए बादल देखे। मैन ऑन हिली पास, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए लोग देखे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और उड़ते हुए पक्षियों को देखा। तो इस तरह से जब उसने ये सारा दृश्य देखा तो वह इसकी लंबे समय तक प्रशंसा करता रहा। लुक सर, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit। लेकिन उस पेंटर ने क्या कहा कि लुक सर इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, कि इस पहाड़ के तराई में एक केव है, उसे देखो, जिसमें क्या होता है, ड्वेल्स अ स्पिरिट, जिसमें एक आत्मा निवास करती है। और ये कहकर द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, ये कहकर पेंटर ने अपने हाथों से ताली बजाई, और द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, और इस गुफा का द्वार खुल गया। और आगे उस पेंटर ने क्या कहा, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग बर्ड्स कैन कन्वे। इस गुफा के अंदर इतना शानदार दृश्य है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। आगे उस पेंटर ने कहा कि महाराज को मैं रास्ता दिखाता हूँ। वो रास्ता दिखाने के लिए उसने कहा कि मैं महाराज को रास्ता दिखाता हूँ, और वो आगे बढ़ जाता है। द पेंटर एंटर्ड द केव, और ये कहते हुए पेंटर इस केव में एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, लेकिन उसके अंदर जाते ही ये द्वार बंद हो जाता है, केव का द्वार बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर वुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और इससे पहले कि महाराजा हिल पाता या कोई शब्द अपने मुंह से निकाल पाता, ये पेंटिंग इस दीवार से गायब हो चुकी थी, वैनिश्ड, गायब हो चुकी थी। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाओजीज ब्रश वाज लेफ्ट,
और बूदाऊ जी के ब्रश का कोई निशान तक उस दीवार पर नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन इन दिस वर्ल्ड अगेन, और इस संसार में आर्टिस्ट दोबारा कभी भी दिखाई नहीं पड़ा। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, ऐसी कहानियाँ चीन की क्लासिकल एजुकेशन में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशस ये है, तो कन्फ्यूशस की और ज़ुआंगजी, और ये ज़ुआंगजी है, कन्फ्यूशस और ज़ुआंगजी की किताबें इस तरह की कहानियों से भरी पड़ी हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड देयर डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। बे मास्टर को अपने शिष्यों को सही दिशा दिखाने में सहायता करती हैं। ये जो बुक्स हैं ये किसी भी मास्टर को अपने शिष्यों को सही दिशा दिखाने में सहायक होती हैं। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसीडर्ड। एनेक्डोट होता है शॉर्ट, इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग अकाउंट ऑफ रियल इंसिडेंट, किसी वास्तविक घटना का बहुत ही अम्यूज़ करने वाला, बहुत ही रोचक घटनाक्रम। इस घटनाक्रम के परे ये कहानियाँ उसकी आंतरिक दृष्टि को दिखाने वाली होती हैं। कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड। इस कहानी के विपरीत, ये जो चाइनीज़ कहानी हमने अभी पढ़ी, इस कहानी के कंट्रास्ट, इस कहानी के विपरीत एक और प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक पेंटर वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, जिसमें एक पेंटर एक ड्रैगन की आंख नहीं बनाता है। जो पेंटिंग उसने बनाई थी, एक पेंटिंग उसने बनाई थी जिसमें उसने ड्रैगन को बनाया था, तो उसने क्या किया कि उसकी आंख नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि उसे डर लगा कि कहीं ये पेंटिंग में से उड़कर बाहर ना आ जाए। तो ये इस तरह का ड्रैगन उसने जो बनाया था, तो इतना रियलिस्टिक बना वो कि उसे डर था कि कहीं ये उड़कर बाहर ना आ जाए। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। नेटिव फ्लैंडर्स का मतलब है अ मेडिएवल कंट्री इन नॉर्दर्न यूरोप। नॉर्दर्न यूरोप की मध्यकालीन एक देश को नेटिव फ्लैंडर कहा। तो ये यूरोप के एक देश की कहानी है जो कि वेस्टर्न पेंटिंग को रिप्रेजेंट करती है। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matsy fell in love with a painter's daughter। 15वीं शताब्दी में एंटवर्प की एक कहानी बताई जा रही है। एंटवर्प इज़ ऑल्सो अ सिटी। तो एंटवर्प में 15वीं शताब्दी में एक मास्टर ब्लैकस्मिथ को, जिसका नाम था क्विंटन मैट्सी, एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। एक ब्लैकस्मिथ के रूप में उस लड़की के पिता ने इस प्रकार का दामाद स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार के व्यवसाय वाला उसने दामाद स्वीकार नहीं किया। एंटवर्प जो है वह सिटी इन बेल्जियम की एक सिटी है। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसलिए क्विंटन ने क्या किया कि वह स्नीक्ड का मतलब है एंटर्ड सीक्रेटली। इसलिए क्विंटन चुपके से उस पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और उसने उसके नए पैनल पर, जिस पर वो कोई पेंटिंग बनाने वाला था, उस नए पैनल पर उसने क्या किया, एक फ्लाई को पेंट कर दिया, एक मक्खी का चित्र उसने बना दिया। With such a delicate realism that the master tried to bat it away before he realized what had happened। और जब उस पेंटर ने इस मक्खी की पेंटिंग को देखा तो
ये मक्खी विद सच अ डेलिकेट रियलिज्म का मतलब होता है ब्लरिंग क्वालिटी ऑफ द आर्ट विच मेक इट सीम रियल। ऐसी वास्तविकता के साथ कोई पेंटिंग करना जो कि रियल दिखे। तो ये बिल्कुल रियल दिखने वाली थी, इसलिए उस मास्टर ने क्या किया कि इस मक्खी को पहले जैसे ही उसने देखा उसको स्वैट अवे करने की कोशिश की। स्वैट अवे का मतलब कोई झटका देकर कुछ मार कर उसे उड़ाने की कोशिश की, इससे पहले कि वो जान पाता कि वास्तव में हुआ क्या था। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और जब उसने ये महसूस किया कि हुआ क्या था, तो क्विंटन से प्रभावित होकर उसे तुरंत अपने स्टूडियो में अप्रेंटिस के रूप में, अप्रेंटिस होता है शागिर्द, शिष्य बनाना, अपना शिष्य अपने स्टूडियो में बना लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? ही मैरिड हिज beloved and went on to become one of the most famous painters of his age। और उसके पश्चात उसने अपनी beloved के साथ विवाह कर लिया और वो अपने समय का एक प्रसिद्ध पेंटर बना। अपनी beloved के साथ उसने विवाह कर लिया और वो प्रसिद्ध पेंटर बना। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। ये दोनों कहानियाँ हमें ये बताती हैं कि दोनों प्रकार के जो आर्ट फॉर्म हैं वो क्या अचीव करना चाहते हैं। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब है क्रिएशन ऑफ एन इल्यूजन। ऐसी वास्तविकता क्रिएट करना जो कि भ्रम पैदा करने वाली समानता। तो यूरोप में क्या होता है, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस को रिप्रेजेंट करती है। ये वो अचीव करना चाहते हैं कि बिल्कुल वास्तविकता की तरह उनकी पेंटिंग भी दिखे। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। जबकि एशिया में जो आंतरिक जीवन का सार है और आत्मा को दिखाने वाली एशिया की कलाकृति रिप्रेजेंट करती है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चीनी कहानी में सम्राट एक पेंटिंग बनाने को कहता है और उस पेंटिंग की बाहरी सुंदरता को, आउटर अपीयरेंस, और उस पेंटिंग की बाहरी सुंदरता को एप्रिशिएट करता है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन कलाकार उसे उस कार्य का, उस आर्ट का वास्तविक अर्थ समझाता है। एसेंस, सेंट्रल मीनिंग और थीम। एसेंस जो है वो सेंट्रल मीनिंग को कहा गया। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटोरी ही हैज़ कंकर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। कोई भी सम्राट किसी क्षेत्र पर शासन कर सकता है जिसे उसने जीता हो, परंतु केवल आर्टिस्ट ही अंदर का रास्ता जानता है। लेट मी शो द वे। जब पेंटर ने ये कहा कि लेट मी शो द वे, कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द दाओ, ये जो चाइनीज बर्ड है दाओ, अ बर्ड दैट मीन्स, एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? द पाथ और द मेथड एंड द मिस्ट्रियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। इस दाव का मतलब रास्ता और तरीका, और इस ब्रह्मांड के रहस्यमयी कार्य इन दोनों चीज़ों को प्रकट करने के लिए दाव शब्द का यूज़ किया जाता है। द पेंटिंग इज़ गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। ये पेंटिंग तो गायब हो गई लेकिन आर्टिस्ट अपने गोल तक पहुंच गया। बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस, जिसमें उसका कोई भी मटीरियल अपीयरेंस नहीं बचा, जिसमें उसका शरीर भी नहीं बचा। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view। ये जो क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप होता है उसका अभिप्राय ये नहीं होता है कि वह किसी एक्चुअल दृश्य को रिप्रोड्यूस करे। एज वुड अ वेस्टर्न फिगुरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगुरेटिव पेंटिंग का कार्य होता है। फिगुरेटिव पेंटिंग का मतलब होता है मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीस ऑफ आर्ट। किसी भी
एक्चुअल चीज़ का लाक्षणिक रूप से उसको दर्शा देना। Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it। जबकि यूरोपियन पेंटर जो है वो आपको अपनी आंखें उधार देना चाहता है ताकि आप उस विशेष लैंडस्केप को ठीक वैसे ही देखो जैसा फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, किसी विशेष दृष्टिकोण से ही उस लैंडस्केप को देखो, उसी की नज़र से, उस आर्टिस्ट की नज़र से ही देखो। जैसे यहाँ पर पेंटिंग बिल्कुल ये एग्जैक्ट चीज़ की क्या है, एक तरह की कॉपी ही बनाई गई है, उसकी नकल की गई है, उसको दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। जबकि चाइनीज़ पेंटर जो है वो कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण को नहीं चुनता। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन। उसका लैंडस्केप जो है वो रियल वन भी नहीं होता, वो वास्तविक भी नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। जब आप इस लैंडस्केप को देखते हो तो क्या होता है कि आप उस लैंडस्केप में, आप उस पेंटिंग में कहीं से भी एंटर कर सकते हो। देन ट्रैवल इन इट। और तब इसमें तुम ट्रैवल कर सकते हो। कैसे? नज़रों के द्वारा। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन। और इस आर्टिस्ट ने तुम्हारी नज़रों के लिए एक रास्ता भी क्रिएट किया होता है ताकि आप ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर दोबारा इस पेंटिंग में अपनी नज़रों के द्वारा ट्रैवल कर सको। इन अ लेजरली मूवमेंट। बिल्कुल सरसरे ढंग से तुम उसमें अपनी नज़रें दौड़ाकर दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, कहीं से भी आप उसको देखना आरंभ कर सकते हो। उसने जैसे पाथ क्रिएट किया होता है। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting। अब यही जैसे ऊपर से नीचे को बताया गया और नीचे से फिर ऊपर बताया गया, उसी तरह से हॉरिजेंटल भी इस तरह की मूवमेंट हो सकती है जिसमें आप धीरे धीरे एक सेक्शन के बाद, एक सेक्शन को पहले ऐसे देखा, फिर यहाँ से देखा, फिर यहाँ से देखा, एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन को आप देख सकते हो। और ये लगातार रोल अप होती रहती है। ये पेंटिंग जो है जैसे मानो ऊपर की ओर रोल अप होती रहती है। और इस तरह का जो डायमेंशन है, इस तरह की जो डायमेंशंस हैं वो दूसरे किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म में नहीं पाई जाती। वो उनके लिए अनजान चीज़ है इस तरह की डायमेंशंस। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड्स एट वट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग। और इस तरह से जब कोई व्यूअर इस पेंटिंग को देखता है तो उसे केवल देखना ही नहीं होता है बल्कि उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चाहिए होता है। देखने वाले का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी चाहिए होता है जो कि ये डिसाइड करेगा कि वह किस गति से इस पेंटिंग में ट्रैवल करेगा, यात्रा करेगा। पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। ऐसा पार्टिसिपेशन जो कि शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज। चाइनीज़ पेंटर ये नहीं चाहता कि आप उसी की नज़र से देखो। बोरो द आइज़ का मतलब है कि वो ये नहीं चाहता कि जैसा पेंटर देख रहा है वैसा ही देखने वाला भी देखे। He wants you to enter his mind। वह तो ये चाहता है कि तुम सीधे उसके दिमाग में ही एंटर कर जाओ, प्रवेश कर जाओ। The landscape is an inner one, a spiritual and a conceptual space। ये जो लैंडस्केप है ये इनर वन है, स्पिरिचुअल है और कंसेप्चुअल स्पेस के साथ है। This concept is expressed as sansui, literally mountain water, which used together represent the word landscape। और चाइनीज़ आर्ट फॉर्म में ये सांसुई के द्वारा
एक्सप्रेस किया जाता है। ये जो लैंडस्केप का फॉर्म है ये सांसुई के द्वारा, चाइनीज़ बर्ड सांसुई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माउंटेन वाटर, और ये दोनों शब्द मिलकर लैंडस्केप को जो लैंडस्केप बर्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, जो कि एक ही इमेज के जैसे 2 तत्व हैं। दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, और ये दोनों ही एक दूसरे के सहायक स्तंभों को रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो कि दाओ के इस ब्रह्मांड के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। सांसुई दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स है। अब आगे सांसुई को एक्सप्लेन किया गया है। द माउंटेन इज यांग, माउंटेन को यांग कहा गया, जैसे ये दिखाया गया है यहाँ पर माउंटेन। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, बाम एंड ड्राई इन द सन, व्हाइल द वाटर इज इन। अब यांग जो है वो माउंटेन को दिखाया गया है। माउंटेन यांग जो कि वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि सीधा आसमान की ओर, जो कि सीधा स्वर्ग की ओर उठा हुआ होता है। स्टेबल, स्थिर होता है और गर्म होता है। एंड ड्राई इन द सन, और सूरज की धूप के कारण ये सूखा होता है। व्हाइल द वाटर इज इन, जबकि पानी को यिन कहा गया। और ये क्या होता है? हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि पृथ्वी के ऊपर हॉरिजेंटल होता है, समानांतर वो बिछा हुआ होता है पानी, और रेस्टिंग ऑन अर्थ, और इस धरती पर जैसे आराम कर रहा होता है। और इसके अलावा फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, और द्रव रूप में होता है, नमी होती है इसमें, और ठंडा होता है। एक दूसरे के अपोजिट बताए गए हैं यांग एंड यिन। द इंटरेक्शन ऑफ यिन इज रिसेप्टिव फेमाइन aspect of universe energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. अब इसके अलावा ये जो वाटर है, ये जो पानी है, इसमें जो इंटरेक्शन है वो क्या है? रिसेप्टिव है, ये प्राप्त करने वाला होता है, और ये इस ब्रह्मांड की एनर्जी का मादा तत्व है। फेमाइन एस्पेक्ट है ये, जैसे नर और मादा होते हैं मनुष्य में भी, वैसे ही ये नर और मादा के रूप में दाओइस्ट फॉर्म में इनको दर्शाया गया है। जबकि इसका काउंटर पार्ट जो है, जबकि इसका साथी जो है, ये जो साथी है जिसके ऊपर से ये पानी बह रहा है, जबकि इसका साथी बिल्कुल एक्टिव होता है और मस्कुलिन और पोर्श लिए हुए होता है। और ये निश्चित रूप से ये जो दोनों तत्व हैं ये दाओइज्म के फंडामेंटल नोशन को दर्शाते हैं। बट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, लेकिन इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो तीसरा एलिमेंट है। और ये तीसरा एलिमेंट क्या है? द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। और ये तीसरा एलिमेंट है इन दोनों चीज़ों के मध्य में खाली जगह, मिडल वॉइड, खाली जगह, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, जहाँ पर इन दोनों का मेल होता है, नर और मादा का जहाँ पर मेल होता है उसको मिडल वॉइड कहा गया। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द यौगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। और इस नर और मादा के जो वॉइड है, मिडल वॉइड है, जहाँ पर वो उनका इंटरेक्शन होता है, उसको प्राणायाम की एक यौगिक प्रैक्टिस के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। जब यौगिक क्रिया की जाती है प्राणायाम में तो उसमें क्या किया जाता है? एक यौगिक क्रिया ये है कि ब्रीद इन करना है और फिर ब्रीद आउट करना है, और पहले ब्रीद इन करना है, फिर रिटेन करना है, फिर उसको रोक कर रखना है और फिर सांस छोड़ देनी है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज़ द वॉइड। और जब हम सांस को रोक लेते हैं तो वो वॉइड कहलाता है। वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, जहाँ पर साधना प्राप्त की जा सकती है, जहाँ पर साधना की अवस्था होती है। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, nothing can happen without it, hence the importance of the
वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। ये जो मिडल वर्ड है ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यदि मिडल वर्ड नहीं होगा तो कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा नर और मादा में, इसलिए ये बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट, इसलिए चाइनीज़ पेंटिंग में वाइट की सफ़ेद का बहुत महत्व है। और कहीं कहीं ये अनपेंटेड छोड़ा जाता है, बिना पेंट किए हुए छोड़ दिया जाता है, या फिर कहीं पर वाइट पेंट लगाकर छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बनाया जाता। तो इस तरह की जो खाली स्पेस होते हैं वो वॉइड का काम करते हैं, जहाँ पर इंट्रैक्शन होना होता है नर और मादा में। देयर इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और ये वही जगह है जहाँ पर मनुष्य अपनी मौलिक भूमिका को प्राप्त करता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स अ कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, और हेवन और अर्थ के बीच में वो एक ऐसा कंड्यूट होता है, एक ऐसी नली, एक ऐसा प्रवाह का काम करता है जो कि इस यूनिवर्स के दोनों पोल को, दोनों स्तंभों को के बीच में कम्युनिकेशन का, संचार का काम करता है। His presence is essential, इस वॉइड की प्रेजेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, ये केवल चाहे सजेस्टेड ही क्यों ना हो, केवल एक काल्पनिक ही क्यों ना हो, लेकिन इसकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, और ये इन लॉफ्टी पीक्स कहा गया इनको, ये जो ऊंची उठी हुई चोटियाँ होती हैं इनको लॉफ्टी पीक्स कहा गया। तो इन लॉफ्टी पीक्स में खो जाने के बावजूद भी ये बहुत ज़रूरी है। ही इज़ इन द फ्रांसो चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, और फ्रांसो चैंग एक हुए जिनके महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन के द्वारा द आइज़ ऑफ द लैंडस्केप, ये जो लॉफ्टी पीक्स होती हैं, ये जो वॉइड होता है, ये इसी लैंडस्केप का आइज़ होती है। तो गाइज़ ये था स्टोरी हमारे चैप्टर का। अब आगे कुछ क्वेश्चन हैं, आप इनको गो थ्रू कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सांसुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ को आप मिस मत करिए अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।